हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट 8, ठीक है, जिसमें हम ये स्लाइड्स के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और साथ में ये जो पेपर है तो आपके 4th सेमेस्टर में है ही, ये आपके अगर आप फ्यूचर में एमएड करने वाले हैं DDU से तो सेमेस्टर 3 में भी आपके ये है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके पहले तक पार्ट 7 वीडियोस आ चुकी हैं चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज रही हूँ, सारे 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का लिंक भेज रही हूँ। पॉपुलेशन एजुकेशन का कुछ टाइम के बाद बनाएंगे क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, तो ये इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक है। सपोर्ट चाहिए मुझे भी, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए और साथ में नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। एज़ यूजुअल बोलती हूँ आज फिर से कि ये इस वीडियो में जो जितने बाकी स्लाइड्स हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका आएगा पार्ट 9, उसमें हम 40 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही, ठीक है। और वो आपका जो 40 MCQs का सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इनफैक्ट वो तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आपने ये पार्ट 8 तक के वीडियोज़ आप देख चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि उससे आपका एक बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि उसमें मैं कॉन्सेप्ट वगैरह डालूँ, लेकिन आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि अगर वो प्रीमियर चले तो आपको वो आंसर आते हों और आपको उसको एज ए रिवीजन लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी MCQs को बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ देखिए, यहाँ फुल फॉर्म ऑफ EDU SAT पूछा है, ठीक है। समटाइम आई डोंट नो कि जहाँ से मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ एटलीस्ट यहाँ शोर नहीं आना चाहिए, बट स्टिल इतना ट्रैफिक भी नहीं है, लोग पता नहीं क्यों अननेसेसरी हॉर्न बजाना ज़रूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे EDU SAT का फुल फॉर्म है एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है। हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछे और एटलीस्ट नहीं भी पूछता है तो आपको EDU SAT का पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि EDU SAT का फुल फॉर्म एजुकेशनल सैटेलाइट है। अब इसका एक दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। और आप देखिए कि मैंने सोर्स भी लिखा हुआ है कि कहाँ से मैंने देखा है, ऑथेंटिकेट किया है, जो भी इंफॉर्मेशन है। EDU SAT isro.gov.in की वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो एजुकेशनल सैटेलाइट है इसका एक दूसरा नाम है GSAT-3। ऑप्शन नंबर C इज़ राइट, ठीक है। GSAT-3 इसका एक दूसरा नाम है, ठीक है। अब कुछ EDU SAT से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट 1 देखिए, एजुकेशनल सैटेलाइट जिसका एब्रीविएशन है EDU SAT, जिसका एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं GSAT-3। ये कैसे सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये एक संचार उपग्रह था, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब किया गया आपका 20 सितंबर 2004 को जो एजुकेशनल सैटेलाइट है जिसका दूसरा नाम है GSAT-3, इसको लॉन्च किया गया 20 सितंबर 2004 को इसरो के द्वारा, ठीक है। और जो EDU SAT है एजुकेशनल सैटेलाइट, ये फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट है जो पूरे मतलब एक तरह से सैटेलाइट बेस्ड 2-वे कम्युनिकेशन है, जो क्लासरूम्स में एजुकेशनल मटेरियल को डिलीवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। EDU SAT इज मेंट फॉर डिस्टेंस क्लासरूम एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल टू हायर लेवल, ठीक है। स्कूल लेवल टू हायर लेवल जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके लिए इसको बनाया गया, लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे हमने एजुकेशनल सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं। तो क्वेश्चन बन गया पहला, एजुकेशनल सैटेलाइट का एब्रीविएशन क्या है? EDU SAT। इसको किस नाम से जाना जाता है? दूसरा क्वेश्चन GSAT-3। तीसरा क्वेश्चन कब लॉन्च किया गया? 20 सितंबर 2004 को। चौथा क्वेश्चन की किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसमें 2-वे कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट है, ठीक है। ये भारत की पहली डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट है। तो 5 MCQs तो ऐसे ही बन गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप, IT@school प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये IT@school परियोजना है जो वो किस सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, केरला के द्वारा की गई। और कब की गई आपकी?
ये सेटअप कब किया गया? 2001 में। तो यहाँ पे 2 MCQs आपके हो गए। अब हम IT@स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं स्लाइड्स के माध्यम से। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, kite.itschool.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहा है कि सामग्री विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने, कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए जो केरला में ये जो IT@स्कूल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है, इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है स्कूल्स में, जिसका नाम है IT@स्कूल GNU लिनक्स, ठीक है, जिसको स्कूल्स में केरला स्टेट्स में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है IT@स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाया गया, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के अलावा और भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाए गए IT@स्कूल प्रोजेक्ट के अंतर्गत। डॉक्टर जियो, रसमोल, K-Tech लैब, आपका जियोब्रा, केमटूल, कैल्शियम एट्सेट्रा, ये एक्सटेंसिवली कस्टमाइज बाय द प्रोजेक्ट, ठीक है, और फॉर फैसिलिटेट कंप्लीट ICT इनेबल्ड एजुकेशन इन दिस स्टेट, ठीक है। आप देखिए ये केरला का जो प्रोग्राम है, कितना अच्छा प्रोग्राम है IT@स्कूल, जिसमें उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, अपने एजुकेशनल आपके सॉफ्टवेयर्स बनाए बहुत सारे, ठीक है। तो ये एक बात है। आप और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस यहाँ पे ऊपर जो सोर्स लिखा है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे पढ़ के, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी। इसमें देखिए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट ने और भी बहुत सारी चीज़ें मटेरियल बनाई, जैसे मल्टीमीडिया सीडीज़ बनाए, हैंडबुक बनाए, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए, क्लास 8, 9, 10 तक के स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने टेक्स्ट बुक्स वगैरह का मॉडल तैयार किया। और इन्होंने देखिए जो NCF है, जो आपका न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसको उन्होंने इस प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च किया। एवरी कंटेंट डेवलप्ड बाय द प्रोजेक्ट है IT@स्कूल, जो केरला का है, 2001 में आया। तो यहाँ पे NCF 2005 में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसके हिसाब से इन्होंने एकदम करिकुलम अपना बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन सही है। पहला देखिए, जो ज्ञान दर्शन है वो आपका एक 24 आवर एजुकेशनल चैनल है और जिसको बनाया गया जॉइंट वेंचर ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस एंड ब्यूरो मिनिस्ट्री, प्रसार भारती और IGNOU, ठीक है, इन्होंने मिलकर बनाया, ठीक है। उसके बाद ये आपका लॉन्च किया गया 2000 में, ठीक है, लॉन्च किया गया MHRD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 आवर एजुकेशनल आपका TV चैनल है। तो ज्ञान दर्शन ये बहुत कई बार पूछा गया है, कई बार मतलब मैंने देखा है। तो यहाँ पे ज्ञान दर्शन है, अगर पूछता है कि जो पहला डेडिकेटेड जो एजुकेशनल TV चैनल का नाम बताइए, तो ज्ञान दर्शन हो गया। कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि पहला डेडिकेटेड FM रेडियो चैनल, एजुकेशनल FM रेडियो चैनल, तो उसका नाम है ज्ञानवाणी। कभी कभी मन करता है मैं हॉर्न निकलवा दूँ सारी गाड़ियों की, मतलब सिर्फ उनकी गाड़ियों के जो अननेसेसरी बजाते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप देखिए, यहाँ पे ये ज्ञान दर्शन जो चैनल है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसमें हर तरह की चीज़ें, हर तरह के प्रोग्राम्स आपको आएंगे, आपके प्री स्कूल से रिलेटेड, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यूथ सीकिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़, होम मेकर, वर्किंग प्रोफेशनल, हर तरह, हर फील्ड, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे एजुकेशनल चैनल है आपका। इसमें चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अभी मैंने आपको बताया जो पहला FM एजुकेशनल FM रेडियो चैनल है वो आपका ज्ञानवाणी है। अगर ये सवाल पूछता है और ज्ञानवाणी कब लॉन्च किया गया, कब आया, तो 2001 में आया। ठीक है, तो ये स्लाइड्स पे जो भी चीज़ें लिखी हैं आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें 2 ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ज्ञानवाणी क्या है, पहला FM एजुकेशनल रेडियो है, और उसके बाद ये कब आया, 2001 में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, आपका ज्ञान धारा से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञान धारा क्या है। ज्ञान धारा इज़ एन इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस ऑफर्ड बाय इग्नू। इसमें मेन आपका जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें एडिशनल भी चीज़ें, इसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ज्ञान धारा, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी क्या है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ज्ञान धारा, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन क्या है, ये तीनों अक्सर पूछा जाता है। तो ज्ञान दर्शन है पहला एजुकेशनल टीवी चैनल, ज्ञानवाणी है पहला एजुकेशनल FM रेडियो चैनल, तीसरा आपका जो ज्ञान धारा है ये इग्नू के द्वारा ऑफर किया गया एक इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विसेज है। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे दी हुई, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका UGC से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, UGC केम इनटू एजुकेशन 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है, 1953 को आया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पे देखिए कि ये स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन कब मिला, कब इसको एक वैधानिक संगठन बनाया गया, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 1956 में बनाया गया। UGC का जो मोटो है वो क्या है, UGC का मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तय। ठीक है, ये आप UGC की वेबसाइट पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर ही। उसके बाद UGC का कई बार पूछा जाता है फॉर हायर एजुकेशन ओनली, ये भी आपको वहाँ मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर D इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा, यहाँ पे UGC की वेबसाइट पे ज्ञान विज्ञान विमुक्तय, यहाँ का इनका मतलब एक तरह से पंच लाइन है। ठीक है, मोटो है। यहाँ पे जो ज्ञान विज्ञान विविधता, इसका मीनिंग है नॉलेज लिबरेट्स। आई एम लिटरली फेड अप विद द नॉइसेज। मुझे लगता है मैं तब तक 20 बार पॉज कर चुकी हूँ वीडियो। खैर प्लीज़ अवॉइड करिए। तो यहाँ पे जो मोटो है, यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ये लोगो में जो बना हुआ है, ये नीचे आपका जो बुक लिखा हुआ है और इसके ऊपर की जो चित्रकारी है वो आपकी एक फ्लाइंग बर्ड है। ठीक है, चलिए आई होप ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। UGC वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, UGC कब आया, इस्टेब्लिश हुआ 1953 में। इसके पहले कि आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 में जो मैंने एक क्वेश्चन है UGC का, वो एक्चुअली रॉन्ग है। वो क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1953 इज़ द करेक्ट आंसर, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। UGC 1953 में इस्टेब्लिश हुआ। उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला, 1956 को मिला। ठीक है, UGC एक हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। आपका यहाँ का अगर इनके मोटो की बात करें तो ज्ञान विज्ञान विमुक्तय इनका मोटो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका OER से रिलेटेड है। ठीक है, आखिर OER क्या होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर A देखिए, OER का फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, OER क्या है, OER आर लर्निंग टीचिंग एंड रिसर्च मटेरियल इन एनी फॉर्मेट एंड मीडियम दैट रिसाइड इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, तीसरा है आपका कि अगर OER के एग्जाम्पल की बात की जाए तो ओपन कोर्सवेयर OCWA इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में जैसे आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपके फ्री एक्सेसिबल है। ठीक है, आप बहुत किसी फॉर्मेट में बहुत सारी भाषाओं में वो आपको लिए अवेलेबल है, तो वो आपका यहाँ पे आपका ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, ओपन मतलब बिल्कुल खुला है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ईजिली फ्रीली अवेलेबल है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि भाई विच इज़ ऑफन डिफाइंड एज स्कूल वर्क एट होम एंड होमवर्क एट स्कूल। क्या मतलब किस तरह से इसको परिभाषित किया जाए कि घर पर स्कूल का काम करना है, स्कूल पे घर का काम करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपकी फ्लिप्ड लर्निंग। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग की बात हम वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे क्लासरूम लर्निंग साथ में आपकी ई लर्निंग, दोनों का मिश्रण होता है, कह सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग दोनों का मिश्रण होता है आपके ब्लेंडेड लर्निंग। मोबाइल लर्निंग मोबाइल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे फ्लिप्ड लर्निंग इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं फ्लिप्ड लर्निंग क्या है। स्क्रीन पे देखिए, तो पहला हो गया आपका ट्रेडिशनल लर्निंग, जिसमें लर्निंग को कंट्रोल करता है कौन, इंस्ट्रक्टर या टीचर। ठीक है, आप गए क्लासरूम में, आपको पढ़ाई हुई, उसके बाद होमवर्क दिया गया, आप घर आ गए, घर पे आके आप होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, फ्लिप लर्निंग में क्या होता है कि लर्निंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द लर्नर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि घर पे वो पहले पढ़ाई करता है खुद से। ठीक है, जो भी उसके पास ऑनलाइन मीडियम हो, जो भी उसके पास किताबें हों, पहले वो उसके बाद घर से वो पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं। ठीक है, इस फ्लिप लर्निंग में यहाँ से यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो फ्लिप लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा पहले घर पे खुद से पढ़ता है, उसके बाद वो स्कूल आता है, फिर वहाँ पे वो चीज़ों को डिस्कस करता है कि भाई ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये इसमें आप इम्प्रूवमेंट बताइए, ये सारी चीज़ें आपकी जो भी चीज़ें उसको डाउट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, फ्लिप लर्निंग से रिलेटेड एक डायग्राम है। यहाँ लिखा है कि एट होम स्टूडेंट्स वर्क विद द टेक्नोलॉजी एट देयर ओन पेस। मतलब बच्चा क्या करता है, घर पे टेक्नोलॉजी का तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से पढ़ता है। कुछ बच्चों की स्पीड बहुत तेज होती है, कुछ धीमे हो जाती है, अपने हिसाब से पढ़ता है। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एट स्कूल। तो यहाँ पे क्या करता है कि बच्चे ने ऑलरेडी अपने जितना भी उसकी इंटेलेक्ट का लेवल है उस हिसाब से वो पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद ये मतलब बच्चों को एक कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो खुद से प्रयास कर रहा है। यूजिंग ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द टीचर। घर पे वो टीचर भी ऑनलाइन कंटेंट कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, उसका भी हेल्प करते हैं। जैसे ठीक है, जैसे बच्चों को बोलते हैं कि भाई अगली क्लास, जैसे एक एग्जांपल इसका इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे अगली क्लास किसी सब्जेक्ट की होने वाली, किसी टॉपिक की होने वाली, हमने बच्चों से बोला कि देखिए भाई कल हम ये पढ़ाएंगे और ये मटेरियल है, हम आपको बता दे रहे हैं, चाहे आपकी किताबों में दिया हुआ है, चाहे हम भेज दे रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप पढ़ के ज़रूर आइएगा। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, बच्चा आके फिर अपना यहाँ पे क्लास में आके अपने टीचर से, अपने पीयर से चीज़ें डिस्कस करता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लिप लर्निंग, जिसको हम हिंदी में पलटी शिक्षा भी बोलते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कर सकते हैं हम बच्चों को, मतलब बोल सकते हैं कि भाई आप अपना क्लास के बाहर या अपने घर पे जाकर के ये जो एडिशनल वीडियोस हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं या कुछ जो भी बुक्स में मटेरियल है वो बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं यहाँ पे टीचर्स मस्ट इनकॉर्पोरेट 4 पिलर्स इनटू देयर प्रैक्टिस। यहाँ पे चीज़ें हैं कि जो ये 4 पिलर टीचर को करना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट बच्चों को प्रदान करना चाहिए, FLIP। ठीक है, ये है फ्लिप। ठीक है, FLIP। ठीक है, F फॉर फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, L फॉर लर्निंग कल्चर, I फॉर इंटेंशनल कंटेंट, P फॉर प्रोफेशनल एजुकेटर। तो F फॉर क्या होता है कि बच्चों को एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, भाई आप पढ़ के आइए, लर्निंग कल्चर अच्छा होना चाहिए, आपका इंटेंशनल कंटेंट मतलब कि टीचर देता है ये जानबूझ के कि भाई ये बच्चा घर पे जाए, खुद से कोशिश करे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करे। ठीक है, और उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेटर, एक थोड़ा सा मतलब जो शिक्षक है इस चीज़ में एक पेशेवर हो कि किस तरह से इसको टैकल करना है, किस तरह से बच्चों को देना है, और बच्चों को ये बताते हुए भी बताना है कि भाई ये आपको किस तरह से मदद करने वाला है, आपकी जो लर्निंग एबिलिटी उसको किस तरह से इन्हेंस करने वाला है। ठीक है, तो ये 4 पिलर है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लिप के नाम से ही है, FLIP, फ्लेक्सिबल लर्निंग इंटेंशनल प्रोफेशनल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन एक फुल फॉर्म पूछा गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म SITE। ठीक है, SITE। अब ये देखिए आपका, जैसे हमने CIET पढ़ा था, SIET पढ़ा था, तो ये उससे अलग है, ये SIET नहीं है, ये SITE है। ठीक है, सॉरी, SITE। ठीक है, प्लीज़ मेरा हार्ट मत बजाना। खैर, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के बारे में। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये एक प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया कब 1975 को। ठीक है, ये डिज़ाइन किया गया दो संस्थाओं ने मिलकर डिज़ाइन किया गया, नासा और इसरो, दोनों लोगों ने किया। प्रोजेक्ट मेड अवेलेबल इंफॉर्मेशनल टेलीविजन प्रोग्राम टू रूरल एरियाज, तो बेसिकली ग्रामीण भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें मतलब ये हुआ कि भाई जो बैकवर्ड जो लोग हैं, जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है, उनको एजुकेट करने के लिए, जो एकेडमिक इलिटरेट लोग हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये आप इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कब आया? 1975 में आया। कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया? नासा और इसरो। और ये एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विच लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज रियल टाइम ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है? तो यहाँ पे रियल टाइम हो रहा है, वास्तविक समय में ऑनलाइन सीखने के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका सिंक्रोनस होगा। ठीक है, जो रियल टाइम होता है ऑनलाइन लर्निंग सिंक्रोनस होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या है सिंक्रोनस। प्लीज़ कुछ भी अगर आवाज़ अगर आ जा रही है, क्योंकि मैं जब तक पॉज कर रही हूँ तब तक आवाज़ आ जा रही है वीडियो में, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सटर्नल बैरियर है मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग में कि उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आई एम टोटली हेल्पलेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करने के दो मोड है। ठीक है, एक होता है सिंक्रोनस, दूसरा होता है एसिंक्रोनस। हम दोनों की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी फ्यूचर में एमएड भी करेंगे, काम आएगा, आपके नेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंक्रोनस लर्निंग इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्टर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्टिंग इन रियल टाइम एट द सेम टाइम प्लेस। तो यहाँ पे रियल टाइम का मतलब क्या है कि साथ साथ चल रहे हैं, जो पढ़ा रहा है, जो पढ़ने वाला है, वो दोनों लोग साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि, ठीक है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ही है, दोनों ही चीज़ें ऑनलाइन है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों ऑनलाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स, जैसे मान लीजिए कहीं लेक्चर हो रहा है, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, लेक्चर भी वहाँ चल रहा है और आप सुन भी रहे हैं। दूसरा हो गया पार्टिसिपेटिंग इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्कशन, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जूम पे या गूगल मीट पे जो लाइव क्लासेस चलती है, तो उसमें भी शिक्षक पढ़ा रहा है और आप देख रहे हैं। जैसे कि कुछ वीडियोज़ होते हैं जो मैं डाल देती हूँ, आप बाद में देखते हैं। अगर मैं यूट्यूब पर ही लाइव सेशन लूँ तो वो भी आपका सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग में आएगा। सबसे अच्छा उदाहरण आपको समझाने के लिए यही है कि मान लीजिए मैं अनाउंस कर रही हूँ कि भाई कल मैं लाइव आने वाली हूँ रात के 9 बजे, आप जुड़िएगा। उस समय हम दोनों साथ साथ हैं, मतलब जो मैं बोल रही हूँ तुरंत मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं, आप वहाँ से सुन रहे हैं। दोनों ही चीज़ें, मतलब मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों साथ साथ चल रहा है ऑनलाइन मोड में। तो ये आपका हो गया सिंक्रोनस। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चीज़ें सिंक हो रही हैं, बिल्कुल एक जैसे सिंक हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ गया आपका असिंक्रोनस लर्निंग अलाउज स्टूडेंट्स टू अक्रॉस मटेरियल एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एट देयर ओन पेस। मतलब कि चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, बट जो एक्सेस करना है वो आप अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, एक साथ साथ चीज़ें नहीं चलती। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वॉचिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पर डाल दिया, आप उसको देख रहे हैं, तो ये एसिंक्रोनस है। ठीक है, रीडिंग असाइंड मटेरियल, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ मटेरियल आपको PDF मैंने भेज दिया टेलीग्राम पे, आप उसको पढ़ रहे हैं, एसिंक्रोनस है। पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन बोर्ड, ठीक है, चर्चा बोर्डों में भाग लेना, तो ये भी आपका एसिंक्रोनस आएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन UGC नेट में पूछा गया है कि डिस्कशन बोर्ड आपका एसिंक्रोनस होगा या सिंक्रोनस होगा। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे मेरे ही वीडियोस हैं, तो मेरे वीडियोस बहुत सारे प्लेलिस्ट में पहले से रिकॉर्डेड है, वो आप जाके देख रहे हैं, तो वो क्या है, एसिंक्रोनस। ठीक है, ऊपर आप स्क्रीन पर देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो आपका सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों मोड में चलते हैं टू इन्हेंस लर्निंग स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एंड लर्निंग आउटकम।
इसको इन्हेंस करने के लिए दोनों मोड में चलते हैं। इसका उदाहरण कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप टेक्स्ट बुक लेते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक का ऐप मैं यूज़ करती हूँ, उसमें मैं टेस्ट वगैरह देती हूँ। तो जब आप भी उसमें मटेरियल कुछ पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, तो आपका एसिंक्रोनस है। वहीं पे अगर वहाँ पे लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो वो आपका सिंक्रोनस होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एमएड एंट्रेंस के लिए बहुत यूज़फुल है, फ्यूचर में भी यूज़फुल है। एजुकेशनल टीवी इंडिया में सबसे पहली बार कब आया? ठीक है, इसका सही आंसर है 1959। ठीक है, 1959 में एजुकेशनल टीवी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए, इग्नू केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है सितंबर 1985। ठीक है, तो आज हमने इस स्लाइड्स को यहाँ पे फिनिश कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, आपका जो यूनिट 5, आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 मैंने स्लाइड्स के माध्यम से कंप्लीट किया है। और आई थिंक पार्ट 5 सही है, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8। तो पार्ट 5 से पार्ट 8 तक जो भी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, इसमें यूनिट 4 और यूनिट 5 को मैंने बताया है, और साथ में मैंने यूनिट 1 से गैने की थियरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और अभी तक यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 8 तक की वीडियोस देख ली हैं, तो काफ़ी सिलेबस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के सिर्फ 8 वीडियोस में मैंने कवर किए हैं। ठीक है, जो हमारा आएगा पार्ट 9 वीडियो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, उसमें हम 40 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख के समझ में आएगा कि ये जो पार्ट 1 से पार्ट 8 तक मैंने कवर किया है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो उस 40 MCQs को जो मैं शेयर करूँगी, उसको आप एज अ रिविज़न लेंगे। तो इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, वो भी वीडियो जल्दी आप पार्ट 9 के फॉर्म में आएगा, जिसमें 40 MCQs होंगे और सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आई होप आप सभी ने नोट्स बना के पढ़ा होगा और सभी को एग्जाम्स के लिए अभी से बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको फिर आगे अगर आप एमएड करने वाले हैं पढ़नी है, या कहीं ना कहीं आप जिस भी या किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ भी यही, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें आपको रिलेट करके पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।